गुड मॉर्निंग। अपन प्लांट किंगडम देख रहे थे, पादप जगत देख रहे थे, जिसमें अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पादप होते क्या है, किसको अपन पादप जगत में रखेंगे। इसके अलावा अपन ने थोड़ा सा देखा था ब्रायोफाइटा क्या होता है, शैवाल क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका थोड़ा सा आउटर देखा था। इसके बाद में अपन ने देखा था कि वर्गीकरण, जो पादप जगत है उसका वर्गीकरण कृत्रिम, प्राकृतिक, जातिवृत्तीय, जिसको फाइलोजेनी भी बोलते हैं, इसके आधार पर क्या किया गया था, आपका वर्गीकरण किया गया था। तो देखो वर्तमान में क्या है, जो जातिवृत्तीय या फाइलोजेनी, जातिवृत्तीय जो वर्गीकरण है वही क्या आपका मान्य है। इसको फाइलोजेनी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। मतलब विकासीय क्रम के आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया है, जीवों का विकास कैसे, पादप समझो या जंतु देखो, कोई भी देखो, जीवों का विकास किस क्रम में हुआ उसके आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया वो है आपका फाइलोजेनी, और यही वर्गीकरण वर्तमान में क्या है आपका मान्य। इसके अलावा अपन ने देखा था शैवाल। आज अपन शैवाल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। शैवाल क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ग दे रखे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके अलावा उनके मुख्य मुख्य लक्षण क्या होते हैं, ये सारा देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है शैवाल। शैवाल या एल्गी, इसको एल्गी भी कहा जाता है। देखो यहाँ एक शब्द आएगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। कोई टाइम ऐसा था कि वर्गीकरण में इनको एल्गी में रखा गया था। जब देखो आपका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसमें टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अपन पढ़ेंगे हर्डमानिया, जंतु जगत की बात करें कि एग्जाम्पल बता रही हूँ, हर्डमानिया, जिसको पहले किस में रखा गया था, नॉन कोऑर्डिनेट्स में, उससे पहले रखा गया था उसमें कोऑर्डिनेटा में, ठीक है। पर वर्तमान में वो किस में रखा गया, आपका कोऑर्डिनेटा में रखा गया है। इसके पीछे क्या कारण है कि उसमें ऐसी संरचना थी जो नोटोकॉर्ड की तरह दिख रही थी। अपन जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटा और नॉन कोऑर्डिनेटा का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो कोऑर्डिनेटा में होंगे, कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो नॉन कोऑर्डिनेटा में होंगे। तो जो हर्डमानिया है उसको किस में रखा गया, आपके पहले कोऑर्डिनेटा में रखा गया, वर्तमान में उसको किस में रखा गया, आपके नॉन कोऑर्डिनेटा में। तो मेरा कहने का मतलब है, ये पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जो आपका वर्गीकरण है या जो क्लासिफिकेशन है उसमें टाइम टू टाइम परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे जीव में नई रिसर्च हुई, नई खोज हुई, तो उसमें क्या होता रहता है आपका परिवर्तन। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, कोई टाइम में इसको किस में रखा गया था, एल्गी में रखा गया था, शैवाल में रखा गया था, परंतु वर्तमान में किस में रखा गया, ये साइनोबैक्टीरिया में इनको इंक्लूड किया गया। तो ये जो अपवाद वाले क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है, वो वर्तमान में किस में है, आपके एल्गी में रखे गए, बैक्टीरिया में रखे गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में जैसे जैसे नई नई खोज होती रहती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसी के अनुसार क्या होता है आपका चेंजेस करते। अब देखते हैं शैवाल। शैवाल को शैवाल क्यों कहा, उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल युक्त, क्लोरोफिल युक्त मतलब इनमें क्या पाया जाएगा, आपके वर्णक पाया जाएगा, पर्णहरित पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। ये
बच्चा कुछ पूछ रहा है, एक बार आप ऐसे करो, बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। हाँ बेटा बोलो, कौन बोले थे? तो देखो अपन लोग देख रहे थे शैवाल या एल्गी। तो शैवालों को शैवालों में क्यों वर्गीकृत किया गया है? सबसे पहले क्लोरोफिल युक्त, मतलब उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, जैंथोफिल, फाइकोजेंथिन, ठीक है। तो जो भी शैवाल होंगे वो क्लोरोफिल युक्त होंगे। दूसरा शब्द है सरल होंगे। ऐसे नहीं इनकी संरचना कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो, बिल्कुल सिंपल सी संरचना होगी। जैसे आप लोगों ने काई देखी होगी, तो काई कैसी दिखती है? ऐसे, जैसे जितना टुकड़ा मिला आपको सिंपल सा दिखता है, या लंबी जगह से देखा आपने एक परत के रूप में लिया तो ऐसी दिखती है। तो जो शैवाल होते हैं वो कैसे होंगे? क्लोरोफिल युक्त होंगे, सरल होंगे, और कैसे होंगे? थैलोइड। थैलोइड का मतलब होता है इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होगा। पादप, थैलोइड शब्द का मतलब क्या होता है? पादप शरीर जड़, तना व पत्ती में विभक्त नहीं होता है। पादप शरीर जड़, तना व पत्ती, मतलब आप पादप को देख के ये नहीं कह सकते कि इसमें जड़ है, ये तना है या पत्ती है। तो जो थैलोइड संरचना होती है उसका तात्पर्य होता है पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। आप लोगों ने काई देखी होगी, कहीं भी काई जम रही है वो क्या आपके शैवाल है एक तरह से। तो उसको देख के बता सकते हो कि ये पादप है या जंतु है या क्या है। आप लोग आज तक सोचते होंगे क्या है, काई है, कुछ नहीं है, पर वो किस में आता है? आपका शैवाल होता है। और कौन सा शैवाल होता है? हरा शैवाल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला शब्द है स्वयंपोषी, मतलब अपना भोजन अपने आप बनाएगा। देखो ये एक एक टर्म है, इनका सबको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बायोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे डायरेक्ट वो बोलेगा। तो शुरू के जो चैप्टर है उनमें एक एक टर्म का मतलब समझ लो। स्वयंपोषी का मतलब खुद का भोजन खुद बनाएंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं है। और ज्यादातर कैसे होंगे आपके? जलीय होंगे। ज्यादातर शैवाल कैसे होंगे आपके? जल में मिलेंगे या नम स्थान होगा वहां पे मिलेंगे। तो ज्यादातर शैवालों के कैरेक्टर कैसे होंगे? क्लोरोफिल युक्त होंगे, सरल प्रकार के होंगे, थैलोइड होंगे, स्वयंपोषी होंगे और जलीय होंगे। अब अपन देखते हैं इसके अलावा आवास कहाँ कहाँ और हो सकता। अरे ध्यान कैसे डाइवर्ट कर रहे हो? अब आवास देखते हैं कि जल के अलावा और कहाँ मिल सकते हैं आपको शैवाल। तो जल के अलावा मिल सकते हैं आपको नम पत्थरों में, मतलब वो वाले पत्थर जहाँ कंटिन्यू पानी गिर रहा हो, गीले रहते हो, वहां भी आपको शैवाल मिल सकते हैं। तो नम पत्थरों में मिल सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं, वो वाली मिट्टी जो गीली हो मिट्टी में मिल सकते हैं, और कवक के साथ सहजीवन में, कवक के साथ सहजीवन में ये पढ़ चुके हैं अपन। कवक के साथ सहजीवन को क्या कहते हैं? जवाब दो देखे कोई। कवक के साथ अगर शैवाल सहजीवन में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? याद आ रहा है? कुछ पिछले चैप्टर में तो पढ़ा था लाइकेन। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या होता है? लाइकेन। मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो। लास्ट टॉपिक यही था, कवक और शैवाल अगर साथ साथ रहते हैं तो इस संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन। तो सहजीवी संबंध में भी रह सकते हैं। तो आपके जो शैवाल है उनका आवास क्या होगा? नम पत्थरों में मिल जाएंगे, जल में मिल जाएंगे, गीली मिट्टी में मिल जाएंगे, कवक के साथ सहजीवन में रह सकते हैं। अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, इनका आकार। मतलब जो शैवाल है किस किस आकार के होंगे, कोशिकीय संरचना कैसी होगी। तो अपन एक हेडिंग डालते हैं, आकार व माप। आकार व माप।
शैवाल का आकार कैसा होगा? जैसे एक कोशिकीय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक कोशिकीय शैवाल के 2 उदाहरण दीजिए, 4 उदाहरण दीजिए, 1 उदाहरण दीजिए। तो आपको इसको ध्यान रखना, एक कोशिकीय का उदाहरण कौन है आपका? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये कौन सा शैवाल है आपका? एक कोशिकीय, अर्थात इसकी संरचना या इसका शरीर किससे मिलकर बना होगा? एक कोशिकीय से, और वही कोशिका सारे कार्य करेगी। दूसरा देखते हैं कॉलोनियल, मतलब शैवाल अकेला ना रह के क्या करेगा? कॉलोनी में रहेगा। कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहेगा, मतलब 3, 4, 5 शैवाल, 10 शैवाल, 50 शैवाल, 100 शैवाल अलग अलग। जो बॉल बॉक्स होता है आपका वो किस में रहता है? आपके कॉलोनी में। बॉल बॉक्स किस में रहता है? आपके कॉलोनी में रहता है। जैसे ये एक बॉल बॉक्स है, फिर इससे दूसरा जुड़ जाएगा, फिर इससे तीसरा जुड़ जाएगा, फिर इससे ऐसे एक जैसे बॉल होती है आपकी वैसी सी संरचना बना लेगा। फिर ये इसकी कॉलोनी है। तो कुछ शैवाल कैसे होंगे आपके? कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर ये जनन करेंगे। कॉलोनी के अंदर ये क्या करेंगे? जनन करेंगे, और पुत्री कॉलोनी बना लेंगे या संतति कॉलोनी बना लेंगे। तो बॉल बॉक्स किसका एग्जाम्पल है? आपके कॉलोनियल शैवाल का। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, एक कॉलोनियल शैवाल का एग्जाम्पल बताइए, या कॉलोनियल शैवाल से क्या तात्पर्य है, या बॉल बॉक्स किस प्रकार का शैवाल है? तो उसका जवाब होगा कॉलोनियल शैवाल। एक कोशिकीय कौन है आपका? क्लेमाइडोमोनास। अब पूछ रहे हैं तंतुमय शैवाल, मतलब ऐसे धागे जैसा। तो तंतुमय कौन सा होता है? तंतुमय शैवाल का ये क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट। तंतुमय शैवाल का उदाहरण है आपका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा कौन से शैवाल के एग्जाम्पल है? जो तंतुमय होते, धागे जैसी उनकी संरचना होती है। ठीक है। इसके अलावा विशालकाय शैवाल, बड़े आकार के शैवाल भी होते हैं। तो कैल्प शैवाल होता है जिसका आकार बहुत विशाल होता है, कैल्प विशालकाय शैवाल। मतलब अगर आप कैल्प को देखोगे तो ऐसे रियल में लगेगा कि हाँ ये कोई पौधा है, उसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। इन सबसे क्या प्रूफ होता है कि शैवालों में कुछ न कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, उद्विकास हुआ, जिससे अगली क्लास का विकास हुआ, ब्रायोफाइटा का विकास हुआ। तो ये था आपका आकार व माप। अब देखते हैं शैवालों में जनन किस किस विधि से होता है। कायिक जनन किस विधि से होता है, लैंगिक जनन किस विधि से होगा, लैंगिक जनन में क्या होगा, ये सारा अपन नेक्स्ट देख रहे हैं। तो अगला है जनन। ठीक है, जनन में सबसे पहले देखते हैं कायिक जनन। एक सिंपल सा और सबसे कॉमन मेथड होता है विखंडन विधि से। विखंडन विधि अर्थात क्या होगा, शैवाल, जो भी शैवाल है, सपोज ये शैवाल है, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, मतलब इसके टुकड़े हो गए, विखंडन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका कायिक जनन। तो शैवालों में कायिक जनन मुख्यतः विखंडन विधि से होता है, और जितने भी टुकड़े होंगे प्रत्येक टुकड़े से नया शैवाल बन जाएगा। जैसे मेरे पास ये शैवाल है, अब मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो चारों से 4 नए शैवाल बन जाएंगे। ये होती है विखंडन विधि, और ये होता है आपका कायिक जनन। देखो, कायिक जनन का मतलब होता है किसी भी कायिक भाग से। मैंने शुरू में आपको 2 शब्दों का यूज किया था, एक होता है जनन भाग और एक होता है कायिक भाग। ठीक है, जैसे अपनी बात करें तो अपने पूरे शरीर में कायिक कोशिका है और जनन अंगों में जनन कोशिका है। वैसे ही शैवालों में जो कायिक भाग है, जूस्पोर या जनन भाग के अलावा जो कायिक भाग है, अगर वो टूट जाए या उससे नए शैवाल का निर्माण हो जाए तो वो क्या
जनन। और मुख्यतः विखंडन विधि होती है, मोस्टली सवालों में ये कॉमन विधि है। फिर देखते हैं अलैंगिक जनन। अगला देखते हैं अपन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किससे होता है? जूस्पोर से। जूस्पोर क्या है? बीजाणुओं का एक प्रकार है। अपन पढ़े हुए थे उसमें जो आपकी फंजाई थी उसमें भी पढ़ा था अपन ने। जूस्पोर क्या होता है? बीजाणुओं का प्रकार होता है। जूस्पोर क्या? एक तरह से आपके बीजाणुओं का प्रकार है। तो जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है? आपके जूस्पोर के द्वारा। अब देखो जूस्पोर कैसे हो सकते हैं आपके? कशाभिका युक्त भी हो सकते हैं। कशाभिका युक्त मतलब ये गति भी कर सकते हैं, कशाभिका युक्त हो सकते हैं और कशाभिका विहीन भी हो सकते हैं। तो जो अलैंगिक जनन है जूस्पोर से होगा। जूस्पोर कैसे होंगे आपके? कशाभिका युक्त हो सकते हैं, ठीक है। कशाभिका विहीन भी हो सकते हैं। अगर कशाभिका युक्त होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह गति कर लेंगे, गति करके वहां क्या बना लेंगे? आपके नया शैवाल का निर्माण कर देंगे। या फिर क्या होगा? जैसे आपका ये जूस्पोर है, ठीक है, और इसमें क्या होगा? आपका अंकुरण होगा। जैसे अपन चने को, मूंग मोट को भिगोते हैं, वो छोटा सा निकलता प्रांकुर बोलते हैं उसको, वैसे अंकुरण होगा और नया शैवाल का निर्माण हो जाएगा। तो अलैंगिक जनन किससे होता है? जूस्पोर से, जो गतिशील भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला चलते हैं लैंगिक जनन। अगला क्या है आपका? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होगा? दो जूस्पोर या जो दो युग्मक होंगे वो जुड़ेंगे। दो युग्मक संयुक्त होंगे मतलब जुड़ जाएंगे। कोई भी दो युग्मक हो सकते हैं, एक नर की तरह काम करेगा और एक मादा की तरह काम करेंगे। वो आपस में जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे? आपके नए शैवाल का निर्माण कर लेंगे। ये है आपका लैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन में जब अपन ने कवक पढ़ा था तब भी देखा था प्लाज्मोगेमी हो रही है, कैरियोगेमी हो रही है। याद आ रहा है क्या? प्लाज्मोगेमी कोशिका द्रव्य मिल रहा है, कैरियोगेमी केंद्रक मिल रहा है। तो कुछ चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या होगा आपका? जैसे एक एग्जाम्पल देखें, क्लेमाइडोमोनास। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। शैवाल अगर आप पढ़ रहे हो क्लेमाइडोमोनास को याद नहीं कर रखे हो ना तो बहुत बड़ी गलती है। क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? आपका शैवाल है। अभी देखा था अपन ने क्लेमाइडोमोनास को, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? जो युग्मक होते हैं कशाभिका युक्त होते हैं, कशाभिका युक्त होंगे, ठीक है। युग्मक कैसे होंगे? कशाभिका युक्त। जैसे ये दो युग्मक है, ठीक है, इनमें कशाभिकाएं पाई जा रही है। एक आपका यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब ये क्या करेंगे? आपके कशाभिका है तो गति कर सकते हैं, आपके गति करके क्या आ जाएंगे? आपके पास पास में आ जाएंगे और क्या करेंगे? आपके लैंगिक जनन करेंगे। या तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगी या कैरियोगेमी हो जाएगी, या पूरा कंप्लीट क्या होंगे? मिक्स होके एक नए का शैवाल का निर्माण कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जो लैंगिक जनन है उसमें कशाभिका युक्त शैवाल कौन से होते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बने, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इनको ढंग से देखना। क्लेमाइडोमोनास कैसा है? कशाभिका युक्त है। अब दूसरा एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इनको फ्लेजिला भी बोल सकते हैं, कशाभिका भी बोलते हैं, फ्लेजिला। तो ये कैसा है? फ्लेजिला विहीन है। फ्लेजिला विहीन है मतलब इनके जूस्पोर या इनके जो युग्मक है, इनके जो युग्मक है वो गति नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं गति के लिए। भाई फ्लेजिला है तो गति कर रहा है, अब फ्लेजिला नहीं है तो स्पायरोगायरा किसका एग्जाम्पल है? फ्लेजिला
शैवाल का। ठीक है, अब देखो 2-3 चीजें हैं, उनको समझ लो। एक बार अपन ने कवक में भी देखा था ये चीजें, फिर से रिपीट हो रही है। देखो आप, अगर दोनों युग्मक समान होंगे, दोनों लैंगिक जनन में अगर दोनों युग्मक समान होते आकार और आकारिकी में, तो वो क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी। आया हुआ है, नया शब्द नहीं है, समयुग्मकी, होमोजाइगस। ठीक है, मतलब दोनों कैसे हैं? समान है। तो जो शैवाल होते हैं, जो कवक होते हैं, उनमें या जो उच्च कोटि के पादप है या किसी, जैसे अपनी बात करें तो अपने जो अंडा होता है उसका आकार क्या होता है? आपका बड़ा होता है, और जो शुक्राणु होता है उसका आकार छोटा है। तो अपन किस प्रकार के होंगे? विषम युग्मकी। युग्मक का मतलब होता है वो संरचना जो नए जीव का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो दोनों युग्मक लैंगिक जनन होगा तब युग्मक भाग लेंगे। अलैंगिक जनन में एक ही से नया जीव बन जाता है। जैसे शैवाल में एक है तो अलैंगिक जनन में एक युग्मक से ही नया जीव बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे पौधों की बात करें तो उच्च कोटि के पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जनन होता है। निम्न कोटि के उनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसे अगर आप क्या करो, जड़, तना और पत्ती से नया पादप बना लो, जड़, तना और पत्ती से नया पादप बना लो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अलैंगिक जनन। अगर पुष्प का जो भाग है, पुष्प से नया पादप बन रहा है, तो वो क्या होगा? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में एक होगा समयुग्मकी, मतलब दोनों युग्मक, नर और मादा, ऐसे समझ लो। ये आपकी मादा है और ये है आपका नर। अगर दोनों के युग्मकों का आकार समान है तो वो क्या कहलाएंगे? समयुग्मकी। अब जैसे अपना जो अंडा होता है ऐसा होता है, और जो शुक्राणु होता है वो ऐसा होता है, उसके पूंछ होती है, ये एक्रोसोम है। तो अब अपन किस में आ गए बताओ? समयुग्मकी या विषमयुग्मकी? विषमयुग्मकी। दोनों का आकार अलग अलग है, ये अंडा है, ये शुक्राणु है। तो जो शैवाल है उनमें समयुग्मकी, मतलब दोनों युग्मक अगर समान है और वो लैंगिक जनन कर रहे हैं तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे? समयुग्मकी। ये डायग्राम दिमाग में रखना है। दूसरा शब्द आता है विषमयुग्मकी। विषमयुग्मकी, इसको समझाने का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें समान युग्मक भी भाग ले सकते हैं, असमान भी ले सकते हैं। विषम युग्मकी, इसमें क्या होगा? एक युग्मक ये है आपका और दूसरा ये है, एक इस प्रकार का है और दूसरा कैसा? आपका इस प्रकार का है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? आपकी विषम युग्मकी। तो शैवालों में जो लैंगिक जनन होता है वो समयुग्मकी प्रकार का भी होता है और विषम युग्मकी प्रकार का भी होता है। इसको अपन एक बार पहले भी देख चुके हैं और आगे भी चलता रहेगा, चाहे पादप जगत पढ़ो, चाहे जंतु पढ़ो, या शैवाल पढ़ो, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, हर जगह ये चलता रहेगा। तो इनका मीनिंग अच्छे से समझ लो आप, मेरे हिसाब से अब आगे होगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन में समयुग्मकी अवस्था भी हो सकती है और विषमयुग्मकी अवस्था भी हो सकती है, पर अपन को क्या करवाना है? लैंगिक जनन। तो ये था शैवाल का एक बेसिक जानकारी। ठीक है, अब अपन जो शैवाल पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, क्या इनका कोई महत्व है? तो अपन देखेंगे शैवालों का आर्थिक महत्व। अगली हेडिंग है अपनी शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का आर्थिक महत्व। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जितने भी शैवाल हैं आपके, वो क्या करते हैं? मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण करेंगे। ज़्यादातर शैवाल होंगे वो क्या करेंगे? आपके प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो जो आपके प्रकाश संश्लेषण में क्या किया जाता है? CO2 का उपयोग किया जाता है और O2 क्या की जाती है? आपके बाहर निकाली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? याद आ रही है कि
याद आ रही है क्या कुछ? 10 मिनट हो गए यार, ये टाइम बहुत जल्दी जाता है। नहीं मैं तो आ गई थी 5 मिनट या 3 मिनट लेट थी। ठीक है, तो अब इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनेगा और साथ में क्या बनेगी आपकी? ऑक्सीजन। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें होता क्या है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? आपकी काम आ रही है। तो शैवालों का जो आर्थिक महत्व है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि प्रकाश संश्लेषण का लगभग 50%, प्रकाश संश्लेषण का 50% कौन करते हैं? आपके 50% भाग शैवाल करते हैं। जितना भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसका 50% कौन करेंगे? आपके शैवाल करेंगे। अगर शैवाल नहीं होते तो जो पादप है अर्थ पे, उनसे प्रकाश संश्लेषण इतनी मात्रा में नहीं हो पाता जितनी आपको आवश्यकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक से तात्पर्य है जो आपके CO2 ली और जल लिया और क्या बनाया? आपके ग्लूकोज का अणु बनाया या भोजन निर्माण किया। और पादपों पे कौन निर्भर है? एक तरह से पादप है आपके प्रकाश संश्लेषण कर रहे। पादपों पे निर्भर कौन है? आपके शाकाहारी। अगर ये नहीं होते तो शाकाहारी क्या खाते? शाकाहारी मर जाते। शाकाहारी मर जाते तो मांसाहारी ऑटोमेटिकली मर जाते। तो ये क्या आपके प्राथमिक उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं मतलब उत्पादन, कुछ न कुछ उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा शैवालों को भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। सारे काम नहीं। कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनमें कुछ पदार्थ जैसे प्रोटीन है, आयोडीन है, प्रचुर मात्रा में होती है, तो उनका क्या किया जाता है? भोजन के रूप में उपयोग भी किया जाता है। जैसे आपकी आइसक्रीम है, आइसक्रीम में क्या किया जाता है? आपके एक शैवाल होता है ग्लिसिलेरिया और जिलेडियम, नाम लिख देती हूँ। इनका उपयोग जो उच्च क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की जो आइसक्रीम होती है उसमें किया जाता है। एक शैवाल है आपका जिलेडियम, ये शैवाल का नाम है। दूसरा है ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया, इनसे एक पदार्थ प्राप्त होता है अगार। अगार बोलते हैं उसको। इसका उपयोग किया जाता है पोषक माध्यम के रूप में, पोषक माध्यम के रूप में और आइसक्रीम में। देखो अगार क्या होता है? आपका पोषक माध्यम होता है। मतलब इसमें वो सारे गुण होते हैं जो एक जीव को उत्पन्न कर सके। ठीक है, जैसे आपके किसी बैक्टीरिया को अगर प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा रहा है तो किसी जीव को उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर मात्रा में फूड चाहिए। तो ये क्या है? आपका पोषक माध्यम है। जब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे या अगले चैप्टरों में आएगा कि पोषक माध्यम में, जैसे कई बार कोई बीमार हो जाता है तो उसको एडवाइस दी जाती है कि आप नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी पीने का मतलब है कि उसमें वो सारे पोषक तत्व उपलब्ध है जो आप बाहर से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मतलब एक तरह से वो पोषक माध्यम है। जो नारियल पानी होता है वो उसमें क्या होता है? जो उसका एम्ब्रियो होता है, उसका भ्रूण होता है, उसको पोषण प्रदान करता है जिससे आपका नारियल बनता है। तो जो पानी है वो होता है एंडोस्पर्म। तो उसमें वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो किसी बीज को या किसी एम्ब्रियो को क्या कर सकते
ग्रेड में मिलती है ये, क्योंकि इनमें पोषक तत्व होते हैं जो आप बाहर से ले रहे हो, आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लोरेला व स्पुरुलाइना, एक शैवाल होता है क्लोरेला, इससे क्या मिलती है आपको? प्रोटीन मिलती है। एक तो आपको दाल से प्रोटीन मिल रही है, अगर आप मीट या अंडा खा रहे हो तो आपको उधर से प्रोटीन मिल रही है, तो क्लोरेला से भी क्या मिलती है आपको? प्रोटीन। इसको अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। क्लोरेला से क्वेश्चन बनता है, इसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष शैवाल। क्यों? क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे तो है नहीं अपनी तरह यहाँ से दुनिया भर का खाना इकट्ठा करके ले जाएंगे और अपनी तरह भर भर के खाएंगे, उनका सब काम बैलेंस में होता है, तो वो इस तरह का खाना खाते हैं, ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम खाते हैं कि उससे अपशिष्ट कम से कम बने, मतलब अपशिष्ट पदार्थ कम से कम बने, जिससे उसको वापस रिसाइकिल करने की या उसको खत्म करने की जरूरत कम पड़े। तो वो क्लोरेला शैवाल को क्या करते हैं? खाते हैं, जिससे उनकी जो आवश्यकता है भोजन की वो पूर्ण हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, या सुना होगा, वो एक पेस्ट जैसे अपने कोलगेट होता है वैसा लेके जाते हैं, उसको खाते हैं, तो उससे उनकी जो भूख है वो तो क्या हो जाती है? तृप्त, और जितना पोषक चाहिए वो मिल जाता है, पर अपशिष्ट ना के बराबर बनता है। तो क्लोरेला को क्या कहा जाता है? आपका अंतरिक्ष शैवाल। ये है आपके किसके? शैवालों के आर्थिक महत्व। अब अपन अगली क्लास में देखेंगे शैवालों को किस किस वर्ग में बांटा गया है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी, आपके जो जो दे रखी है अपन वो अगली क्लास में देखें। और हाँ, आप इसको साथ साथ पढ़ते रहोगे और आपको पता है 70-30 का रेशो है। थैंक यू।